Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sumaira Yunus and I will teach you history lecture number 6. Today we will discuss about social reform in Indo-Pak subcontinent during the British rule and development of communication system during the British rule. दो टॉपिक हमने इसमें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू है. चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 6 है. तो इसमें आज हमने सोशल सिस्टम, मैंने आई थिंक थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू आपको दिया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन इन डिटेल आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि सोशल रिफॉर्म इन हिंदू पाक सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल में जो यहाँ का सोशल सिस्टम था वो किस तरह का था, कौन सी चेंजिंग्स जो हैं वो यहाँ के सोशल सिस्टम में जो है वो ब्रिटिशर ने लाई. उन तमाम चेंजिंग के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इधर इस उसमें कि कुछ जो हिंदू सोसाइटी थी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पॉलिटिकली भी इफ़ेक्ट कर रही थी, सोशली भी इफ़ेक्ट कर रही थी तमाम चीज़ें. तो उनको ब्रिटिशर ने किस तरह से चेंज किया और उनके जगह कौन से लॉज इम्प्लीमेंट किए वो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले सोशल सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम का खैर जो इंडियंस थे, इंडियन में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसमें तो ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं था. वहाँ पे तो जो इस्लाम है आपको पता है वो इक्वालिटी की बेस पे जो है वो तमाम लोगों को राइट्स दिए जाते हैं. इस्लाम में कोई जो होता है वो सुपीरियर नहीं होता, कोई इन्फीरियर नहीं होता, सब लोग जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. जबकि जो हिंदुइज़्म था, जो दूसरी कास्ट थी हिंदू कास्ट जो थी उसमें जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट क्लास में जो है वो डिवाइड हुई थी. तो बेसिकली हम उन्हीं क्लासेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उनकी जो सबसे हाईएस्ट क्लास थी वो ब्राह्मण्स थे और जो लोएस्ट क्लास थी वो शूद्र थे. तो जो लोएस्ट क्लास थी उसके साथ उनका जो ट्रीट करते होते थे हिंदू, वो बहुत जो है बुरी तरह से ट्रीट करते थे. उनको किसी किस्म का राइट नहीं दिया जाता था, उनसे हर किस्म का जीने का हक जो है उनसे ले लिया गया था हिंदू सोसाइटी में. तो जो ब्रिटिशर थे वो जब आए तो उन्होंने इस सोशल सिस्टम में जो कि कास्ट सिस्टम है इसके हवाले से कुछ रिफॉर्म्स की. ब्रिटिशर ने रिफॉर्म्स ये की कि उन्होंने ये जो हिंदुइज़्म का सोशल सिस्टम था जिसमें ब्राह्मण्स थे, विशेष क्षत्रिय थे, विशेष थे, शूद्र थे, इन तीनों क्लासेस को फोर क्लासेस को इग्नोर किया. इसको किसी किस्म की उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी हिंदुइज़्म के कास्ट सिस्टम को. तो उन्होंने एक जो नया रिफॉर्म लाया, उस रिफॉर्म के मुताबिक इंडिया में जितने कोई भी सिटीज़न है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, उसको उस मेरिट बेस पे जो है वो राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे. यहाँ पे कोई मतलब ब्रिटिशर के मुताबिक कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है. ओनली कोई भी अचीवमेंट अगर किसी भी पर्सन को मिलेगी तो वो अचीवमेंट सिर्फ इसी बेस पे मिलेगी कि वो जो है एजुकेशन वाइज या टैलेंट वाइज जो है वो दूसरे से सुपीरियर होगा, ना कि ज़ात पात के हवाले से किसी को सुपीरियर किया जाएगा, बल्कि किस हवाले से ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग इक्वल राइट्स दिए जाएंगे ऑल पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, टू ऑल पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, के सब कॉन्टिनेंट के तमाम लोगों को जो है वो बिल्कुल इक्वल राइट्स मिलेंगे. उन्होंने हिंदुइज़्म का ये जो कास्ट सिस्टम था इसको टोटली जो क्या किया, एबॉलिश किया, ख़त्म कर दिया. ठीक है. सेकंड जो हमारा पॉइंट इधर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है प्रोहिबिशन ऑफ सती. सती एक उनकी रस्म होती थी, मतलब एक उनका ट्रेडिशन होता, उनका कल्चर में होता था. ये सती एक ऐसा कल्चर था जो वहाँ की वुमेन्स के लिए था कि अगर किसी वुमेन के लिए था, तो अगर कोई भी वुमेन है उनका हस्बैंड फोत हो जाता था तो साथ वो क्या करती थी कि जैसे ही उसके जनाजे के टाइम पे वो अपने आप को आग लगा देती थी, उसने अपने आप को आग लगा के ख़त्म कर देना होता था. तो हिंदू जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इनके कल्चर की इस रस्म के जो है सख्त उस पर कानून बनाए कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसमें उस टाइम जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसने इन 1929 में उसने क्या किया कि
इसको कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर दिया कि इस तरह का कोई लॉ जो है वो पास नहीं किया जाएगा। मतलब इस तरह का कोई ये जो सती रस्म जो वो अदा करते थे उससे सख्ती से रोका गया। और इस तरह की कोई भी अगर कोई कल्चरली कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो इसको परफॉर्म करते थे तो उनको खिलाफ जो है लॉ बना के उनको इस चीज़ से रोका गया। सेकेंड, हिंदुज़म में एक ये भी बात थी कि उनकी जब बेटी पैदा होती थी अगर किसी के, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट किस्म की हिंदू फैमिलीज थी, वो क्या करती थी कि वो जो उनकी बेटी पैदा होती थी उसको या तो मार देते थे या उसको ज़िंदा दफन कर देते थे। तो इसके ख़िलाफ़ भी जो है ब्रिटिशर ने सख्त एक्शन लिया और इसमें भी रिफॉर्म्स लाई और इस चीज़ से मना किया और इसके ख़िलाफ़ जो है कवानीन बनाए गए जिससे जो हिंदू कम्युनिटी थी उनको ये तमाम एक्ट करने से रोका गया। ठीक है, इसके बाद जो है खैर जो ये सती जो इनकी रस्म होती थी, वुमेन वर लुक डाउन अपॉन इन द हिंदुज़म में जो ख़वातीन होती थी उनको बड़ी मतलब इन्फीरियर समझा जाता था। मर्द को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता था, ख़वातीन को बहुत इन्फीरियर समझा जाता था। तो विडो बर्निंग हिमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल हस्बैंड वर नाउन एज सती। ये जो इस पे जब ब्रिटिशर ने जो है पाबंदी लगाई, ये जो इनकी सती की रस्म थी इस पे जब ब्रिटिशर ने पाबंदी लगाई तो उस टाइम जो हिंदू सोसाइटी के लोग थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट किस्म के हिंदू थे, उन्होंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया कि मतलब ये हमारे ट्रेडिशन के अंदर शामिल है ये रस्म, तो हमें ये परफॉर्म करने से नहीं रोकना चाहिए, ये हमारा अपना रिलीजियस मैटर है। तो हमारा जो सोशल सिस्टम है रिलीजियस मैटर है, चूँकि ये हमारे जो हैं इन मामलात में ब्रिटिशर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर की जो ये इन्होंने अपील की थी उसके ख़िलाफ़ ही जो है इनको जो भी नोटिस जो भी मिला, रिज़ल्ट मिला वो उसके अगेंस्ट में ही मिला। ये जो इस सती रस्म के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी वो जारी कंटिन्यू रही, उसी के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट किया गया। आगे एक और बात जो थी अंडर एज मैरिजेस, जो सब कॉन्टिनेंट था, स्पेशली वहाँ के हिंदू जो कम्युनिटी थी वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चों की जो है वो शादियाँ की जाती थी। तो इससे जो है सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो क्रिएट होता था। तो उस बर्डन को ओवरकम करने के लिए ब्रिटिशर ने एक और रिफॉर्म लिया कि अंडर एज मैरिजेस पे जो है वो सख्ती से पाबंदी कर दी और जो लड़की की उम्र है वो तकरीबन 14 साल और लड़के की जो उम्र है 15 साल जो है वो शादी के लिए मुख्तिस की। ये ब्रिटिशर ने जो है अंडर एज मैरिजेस पे रिफॉर्म किया। एक और जो दूसरा है पेमेंट ऑफ मैरिजेस। पेमेंट ऑफ मैरिजेस का क्या है कि ऐसा होता था अंडर एज मैरिजेस जो छोटी उम्र में शादियां की जाती थी उसके खिलाफ रिफॉर्म्स ला के एज की लिमिटेशन रख दी। गर्ल के लिए जो है वो 14 ईयर्स और बॉय के लिए जो है वो 15 ईयर जो है वो मुख्तिस कर दी एज। अब है पेमेंट ऑफ मैरिजेस के ऐसा होता था कि जो लड़की वाले होते थे उनसे लड़के वाले जो थे वो पैसे लेते थे। एक तो उनकी लड़की भी ब्याह के लेके जाते थे, दूसरा उसके साथ वो कुछ पैसे भी लड़की वालों से लेते होते थे। जब ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिशर ने इस बात पर भी सख्त एक्शन लिया और इस बात से भी रोका हिंदू सोसाइटी को और उन्होंने इन चीज़ों से जो है वो ये जो पेमेंट ऑफ मैरिजेस है इसमें भी रिफॉर्म्स लाई और इस चीज़ को भी इनके कस्टम में से इस चीज़ को ये जो भी कस्टम थे इनके कास्ट सिस्टम इसको भी ख़त्म किया। फिर उन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ सती इसको भी ख़त्म किया। फिर अंडर एज मैरिजेस को भी ख़त्म किया। पेमेंट ऑफ मैरिजेस को भी ख़त्म किया जो कि लड़की वालों के पेरेंट्स से जो है पैसे लिए जाते थे उन चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया। अब मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप लोग ज़रा अपनी बुक पे आ जाएं, बुक पे पेज नंबर 6 में आ जाएं। इसमें आप अपनी फर्स्ट देखें कास्ट सिस्टम। देयर वाज अ कास्ट सिस्टम इन द इंडियन सोसाइटी। जो इंडियन सोसाइटी थी वो डिफरेंट तबकात में बटी हुई थी। हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण्स, कश्ती, वैश्य एंड शूद्रस। अब जो हिंदू सोसाइटी थी उसकी 4 मेजर क्लास थी, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण है, कश्ती है, वैश्य है, शूद्र। दे वर असाइन्ड विद डिफरेंट जॉब्स। और जो ये चारों कास्ट थी इनमें ब्राह्मण्स के अलग फंक्शंस होते थे, कश्ती के अलग फंक्शन होते थे, वैश्य के अलग फंक्शन होते थे और शूद्रस के अलग फंक्शंस होते थे, ठीक है।
ब्राह्मण्स वाज द हाईएस्ट क्लास, इनमें जो ब्राह्मण थी वो हाईएस्ट क्लास कंसीडर होती थी, जबकि शूद्र जो थी वो लोएस्ट क्लास कंसीडर होती थी। और जो शूद्रस थे उनके साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया जाता था, उन्हें किसी किस्म का कोई राइट नहीं दिया गया था। British government provide equal rights to all through the education and other reforms by which caste system was discouraged। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ में रहने वाले तमाम लोगों को इक्वल राइट्स दिए एजुकेशन के, इक्वल राइट्स दिए जॉब के, और इक्वल राइट्स दिए एज अ सिटीज़न, एक रहने के लिए एक सिटीज़न को जितने एक शहरी को जो जो राइट्स चाहिए होते हैं वो तमाम लोगों को इक्वल बेस पे राइट्स दिए, किसी को इन्फीरियर नहीं ब्रिटिशर ने किया, किसी को सुपीरियर नहीं किया। तो ये चेंज उन्होंने एक अच्छा चेंज जो है इंडियन सोसाइटी में किया। वुमेन्स एजुकेशन आल्सो ब्रॉट इन सोशल चेंजेस एंड रिफॉर्म्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि वुमेन्स को बहुत इन्फीरियर समझा जाता था और वुमेन की एजुकेशन जो है वो स्ट्रिक्टली बैन थी हिंदू सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में। तो उन्होंने ये भी रिफॉर्म लाया कि जो वुमेन्स हैं उनकी एजुकेशन को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और उस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया। आगे प्रोहिबिशन ऑफ सती, बर्निंग ऑफ हिंदू विडो, कि अगर कोई हिंदू फोत हो जाता था और उसकी बीवी को क्या करना होता था, उसके बाद उसी के जनाजे पे अपने आप को आग लगा देनी होती थी और आग लगा के ख़त्म कर देना होता था। तो ये हिंदू सोसाइटी का एक कस्टम था जिसका ब्रिटिशर ने जिसके खिलाफ एक्शन लिया। ठीक है, ये भी मैं अभी बताने लगी हूँ। वुमेन्स वर लुक डाउन अपॉन इन द इंडियन सोसाइटी, वुमेन्स को जो है बड़ा इन्फीरियर समझा जाता था इंडियन सोसाइटी में। इन हिंदुइज्म अ विडो बर्निंग हिमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल of her husband were known as sati। In 1829, Lord William Bentinck had prohibited sati in Bengal and declared it unlawful। उसने इसको गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा ये जो सती, ये जो ख़वातीन को फोर्स किया जाता है, उनके जब हस्बैंड फोत होते हैं तो उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने आप को आग लगा दें, ये अनलॉफुल है, ये गैर कानूनी है, ला ऐसा कोई ला मौजूद नहीं है। तो इसको गैर कानूनी करार दिया। मतलब अगर कोई किसी औरत को फोर्स करते थे तो ये करने पे और वो अगर इस तरह करती थी तो उसके घर वालों के खिलाफ एक्शन होता था। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड द विडो टू री मैरी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बेवा ख़वातीन होती थी, विडो जो होती थी, उनको ये इजाज़त दी कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं और अपनी एक नई लाइफ जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सती कंटिन्यू रिलीजियसली एंड कल्चरली इन सम फ्रैक्शंस ऑफ हिंदू सोसाइटी। अब हिंदू सोसाइटी में कुछ एक्सट्रीमिस्ट किस्म के हिंदू होते थे, कुछ जैसे कि मुस्लिम, हमारी जो मुस्लिम्स हैं, मुसलमानों में कुछ बहुत एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स होते हैं। इसी तरह से हिंदू सोसाइटी में भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट किस्म के हिंदू थे, जहाँ पे अनलॉफुल होने के बावजूद भी वो इसको प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर एक कानून बना दिया गया तमाम इंडिया के लिए, और अगर कहीं से ये पता चल जाता था कि कहीं पे इस किस्म की कोई रस्म जो है वो परफॉर्म हो रही है तो उसके खिलाफ जो है वो बहुत सख्त एक्शन लिया जाता था। द गवर्नमेंट आल्सो प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ और बरिंग देम अलाइव। अच्छा, कुछ आपको मैंने बताया था कि बच्चों को जो है वो बेटियां जो पैदा होती थी तो उनको ज़िंदा या तो मार देते होते थे पैदा होते ही, या तो उन्हें ख़त्म कर देते होते थे, या तो माँ के पेट के अंदर ही उन्हें ख़त्म कर देते होते थे, या उनको क्या किया जाता था कि उनको ज़िंदा दफन कर दिए जाते थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसके ख़िलाफ़ भी जो इसको भी गैर कानूनी करार दिया और उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो एक्शन लिया। आगे अंडर एज मैरिजेस, ये भी मैंने आपको बताया कि हिंदू सोसाइटी में बहुत छोटे छोटे बच्चों की जो है वो शादियां कर दी जाती थी। जैसे ही मतलब वो थोड़े से 4-5 साल 6-7 साल के होते थे तो वो एक सोसाइटी के ऊपर बहुत एक बड़ा बर्डन क्रिएट होता था। तो जो हमारे जो ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने उसके खिलाफ भी एक्शन लिया। इसको हम इधर पढ़ते हैं। अंडर एज मैरिजेज ऑफ गर्ल्स वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया एज दे वर सीन टू बी एन इकोनॉमिक बर्डन। The British government made a law under which age of marriage was fixed at 14 years for girls and 15 years for boys। अब पेमेंट ऑफ मैरिजेस मैंने आपको बताया ये जहेज की एक किस्म होती है कि होती थी, जैसे अभी भी अब जो है आपकी सोसाइटी में जहेज के तौर पे आपकी सोसाइटी में जो है हर तरफ फैली हुई है। उस टाइम पेमेंट ऑफ मैरिजेस इसी तरह की होती थी
कि कैश ली जाती थी लड़की वालों के घर वालों से। अगर उनकी बेटी ब्याह के लेके जाते थे तो जो लड़के वाले थे वो लड़की वालों से क्या करते होते थे, पैसे लेते थे। तो इसको भी ब्रिटिशर ने जो है वो गैर कानूनी करार दिया और उसके खिलाफ भी रिफॉर्म्स जो है वो लाई। देयर वॉज अ ट्रेडिशन इन इंडिया टू पे अ फिक्स अमाउंट टू बॉय बाय द पेरेंट्स of girls on the occasion of marriage. The practice created unrest, feuds and other problems in the Indian society as the parents were worried about their daughters. अब जो लड़की वालों के जो जिनकी गरीब लोग होते थे, जिनकी बेटियां होती थी, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहते थे। उससे जो है आज अमीर घरों से भी जब जाता होता था उस पर भी झगड़े भी होते थे, मसले मसाइल होते थे, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब रहती थी सोसाइटी के अंदर, एक बेचैनी सी फैली रहती थी। तो इस चीज़ को ब्रिटिशर ने जो है वो ख़त्म किया। तो ये सोशल चेंजेस जो हिंदू सोसाइटी में कहें, ये कहीं किसी हद तक जहाँ पे ब्रिटिशर के यहाँ आने से बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, वहाँ कुछ यहाँ पे उनके आने से कुछ सोसाइटी में जो कल्चर में जो चेंज आया वो भी अच्छा चेंज था। जो इन्होंने ये स्पेशली हिंदू सोसाइटी में ये कुछ जो चीज़ें थी जो बड़ी परफॉर्म हो रही थी उस तरह से, और उसमें जो गरीब कम्युनिटी थी जो एक उसको बड़ा मुश्किल हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी इन तमाम चीज़ों में। तो ये एक बड़ा उनका आप कह सकते हो कि गुड डिसीजन था जो इसमें कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने सोशल लाए। अब हम जो है इनका दूसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस करने लगे हैं वो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं, एक तो हमने सोशल रिफॉर्म्स हिंदू सोसाइटी में ये डिस्कस कर लिया, आपको मैंने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बता दी। अब जो है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। कम्युनिकेशन सिस्टम में सिर्फ यही नहीं होता कि आपका एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ जो बातचीत होती है वही कम्युनिकेशन में आता है। कम्युनिकेशन में आपके पहले तो कम्युनिकेशन सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके अलावा जो चीज़ें आती हैं आपकी डिफरेंट चीज़ें जो है इससे रिलेटेड जो हैं वो आती हैं। मतलब एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट या एक जगह से दूसरी जगह का कांटेक्ट किसी भी तरह से, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी किस में आती हैं, ये आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में आती हैं। आपकी कम्युनिकेशन में सिर्फ ये नहीं होता जो आप मोबाइल यूज़ करते हो या आप जो ईमेल्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हो या टेलीफोन यूज़ करते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यही आपकी कम्युनिकेशन नहीं है। आपकी रोड्स भी आपकी कम्युनिकेशन है, आपके रेलवे ट्रैक्स भी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में आते हैं, आपके एयरलाइंस भी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में आते हैं, आपका जो सफ़र थ्रू सी होता है वो भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करना, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कनेक्ट करना, ये तमाम चीज़ें आपकी जो हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम में आती हैं। आज जो हम इधर आपकी बुक से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोस्टेज एंड टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको पता है अब तो पोस्टेज का वो सिस्टम उस हद तक नहीं, लेकिन उस टाइम जो है मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, पोस्टेज एंड टेलीकॉम। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपके पोस्टेज एंड टेलीकॉम क्या होता है। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, द पोस्टल डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मॉडर्न लाइन ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इंडीड ऑफ एफिशिएंट पोस्टेज सिस्टम टू सेंड ऑर्डर थ्रू आउट द कंट्री। अच्छा, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ब्रिटिशर, मतलब यहाँ पे रिफॉर्म्स में तो ये पढ़ रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली ये इंडियंस के लिए किया है, लेकिन जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है ये बेसिकली उन्होंने इंडियंस के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम था ये ब्रिटिशर ने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए किया था।
तो वो अपने आप को जब उन्होंने फैसिलिटेट करने के लिए चेंजिंग की तो वो डेफिनेटली पूरे के पूरे इंडियंस को उसका फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये जो पोस्टेज एंड टेलीकॉम है, पहले जो इंडिया में वर्क कर रहा था वो इतना फास्ट नहीं था, इतना एफिशिएंट नहीं था। मतलब आपने किसी को मैसेज देना होता था तो आपको जो है मंथ्स लग जाते थे, दूसरे बंदे तक साल लग जाते थे, मंथ्स लग जाते थे आपका मैसेज दूसरे बंदे तक पहुंचने में, ठीक है। तो इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं था। तो उससे ये होता था कि जब तक आपका मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुंचता तब तक दूसरी जगह की सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी होती थी। तो ब्रिटिशर ने यहाँ के जो पोस्टेज सिस्टम है और जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट किया, उसमें बहुत एफिशिएंट लोग जो हैं वो भर्ती किए, उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई, बहुत सारे पोस्ट ऑफिसेज जो हैं वो उन्होंने ओपन किए। उसके अलावा ये तमाम बहुत सारी रिफॉर्म्स उन्होंने की। उन्होंने बेसिकली, आपको पता है कि ब्रिटिशर ने ये सब क्यों किया, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था, आपको पता है ब्रिटिशर का यहाँ पे रहने का मकसद क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी की जाए, ज़्यादा से गवर्नमेंट में रह के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से दौलत इकट्ठी करके अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि पहले जो लेक्चर्स मेरे 2 हो चुके हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिशर में कुछ लेक्चर्स हुए हैं जिसमें मैंने आपको ये बात क्लियर किया है कि ब्रिटिशर ने यहाँ के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, यहाँ के जो हैंडमेड चीज़ें थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी या जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, यहाँ का जो एग्रीकल्चर था उसको जो है बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया था। क्यों इफ़ेक्ट किया था? इसलिए कि यहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू ना रहे और यहाँ के लोग जो हैं वो मजबूर हो जाएं बाहर से लाई हुई मतलब यूके से लाई हुई चीज़ें जो हैं, ब्रिटिशर की लाई हुई जो गुड्स हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ में मिलती है वो गुड्स यहाँ पे ला के, और वो लोग यहाँ पे जब उनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो वहाँ की चीज़ें लेने पे मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका बेसिकली मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यहाँ की सब कॉन्टिनेंट के इंपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर अपनी चीज़ें यहाँ पे ला के यहाँ के लोगों से जो है वो करें, मतलब यहाँ लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लेके जाएं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। ज़ाहिर है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को, रेलवे, रोड्स, इन तमाम चीज़ों को वो स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो एक छोटे से छोटे टाउन में भी पहुंचेंगे, एक छोटे से छोटे विलेज पर भी पहुंच पाएंगे और एक आम से आम बंदे के पास भी उनकी जो है चीज़ें हैं वो पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से टेलीकम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बेसिकली ये उन्होंने खुद को एक फैसिलिटेट करने के लिए एक कुछ चेंज लाया टेलीकम्युनिकेशन में, जो कि यहाँ के रहने वाले इंडियंस को भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब मैं ये पढ़ने जा रही हूँ और आपको चीज़ें बीच में समझ आ जाएंगी। सबसे पहले तो है न्यू पोस्ट ऑफिसेज। अब पोस्टेज सिस्टम को पहले पढ़ेंगे हमें, तो उन्होंने बहुत सारे जो न्यू पोस्ट ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे ओपन किए, ठीक है। नंबर 2 है जीपीओ। जीपीओ के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता आना चाहिए। ये आपके शहर में लाहौर के अंदर मौजूद है। ये सबसे बड़ा जो है वो पोस्ट ऑफिस था। जीपीओ स्टैंड फॉर जनरल पोस्ट ऑफिस, ठीक है। जनरल पोस्ट ऑफिस है जो कि इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे हुआ इस्टेब्लिश? लाहौर में हुआ। और कब हुआ? 1887 में, ठीक है। ये हेड ऑफिस था तमाम पोस्ट ऑफिस का, ये हेड ऑफिस था जिसको जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इन 1887 जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ वाज एस्टैब्लिश इन लाहौर। अ क्लोज कोऑर्डिनेशन वाज डेवलप अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो इम्प्रूव द टेलीग्राफ सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इट्स ओन बेनिफिट। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई ये यहाँ पे आपके टॉपिक के अंदर भी मौजूद है कि ब्रिटिशर ने ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको बेहतर अपने फ़ायदे के लिए किया था। द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट आल्सो गॉट बेनिफिट, वो अपने आप को फैसिलिटेट करना चाहते थे लेकिन उससे जो इनडायरेक्टली जहाँ के रहने वाले जो इंडियंस थे उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अच्छा, उसके अलावा है दे इंक्रीज इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ थिंग अमंग द पीपल रिजल्ट इन ट्रेड डेवलपमेंट। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई कि यहाँ की तो इंडस्ट्रीज़ को वो ख़त्म कर चुके थे, अपनी ट्रेड को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, अपनी चीज़ें वो आम से आम बंदे तक भी पहुँचाना चाहते थे। तो उसके लिए बेहतर पहले ज़रूरी ये था कि टेली कम्युनिकेशन को और जो इसमें रेलवे रोड्स हैं उनको जो है वो बेहतर किया जाए, तभी उनकी चीज़ें जो है आम से आम बंदे तक पहुँच सकती थी। ठीक है। सेकेंड है द पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हैड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द पीपल। अच्छा, लोगों पे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, लोग बड़े इंप्रेस हुए उनकी इस डेवलपमेंट से। आगे रेलवे एंड रोड्स। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए और उसकी स्टेबिलिटी के लिए जो आपकी रेलवे एंड रोड्स हैं उनका बेहतर आना बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचें कि एक दो दिन के लिए जो है आपकी रोड्स बंद हो जाती हैं तो आपके पूरे मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। जितनी आपकी जो है फॉर एग्जांपल आपको पता है हमारे इन प्रोविंसेस के अंदर भी जो है वो चीज़ें ट्रेड जो है वो हो रही होती है, उसके प्रोविंसेस से बाहर भी हमारी ट्रेड हो रही होती है, इन सिटीज़ भी हमारी ट्रेड हो रही होती है। तो रोड्स एंड रेलवे जो है वो एक मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी डेवलपमेंट के लिए और आपकी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिशर ने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए की, जो कि सब कॉन्टिनेंट के लोग आज तक उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और उस बहुत बड़ी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हम इसको कहेंगे जो आज तक वैसी की वैसी ही है और वो है रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस ब्रिटिशर ने ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट के तमाम एरियाज़ में क्या किया, रेलवे लाइंस बिछा दी। उसके अलावा उन्होंने मेन सिटीज़ पे क्या बना दिए, रेलवे स्टेशंस। जैसे अभी भी आप जाते हो तो आपके जो बड़े बड़े शहर होते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे आपकी ट्रेन जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए रुकती है। आप लोग उसमें कुछ पैसेंजर उतरते हैं, कुछ ऊपर मतलब जो कुछ जो है उस पर सवार होते हैं, कुछ जो है थोड़ी देर के लिए रेस्ट कुछ की हो जाती है। तो वो रेलवे स्टेशन मेजर सिटी जो है जैसे फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में हो गया, आगे जेलम में हो गया, गुजरात में हो गया, इस तरह से आपको डिफरेंट जगहों पे जो है वो आपको रेलवे स्टेशन ये उस टाइम ब्रिटिशर के बनाए हुए हैं। मतलब सेम आप खुद सोचो कि आज से 100 मतलब मोर देन 7 ये जो हुई थी रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो आप देख लो कि 80s में 90s में ये जो है 90s में ये रेलवे लाइन जो हैं वो बिछाई गई थी। तो वो अभी तक हम लोग उससे जो है भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा रेलवे गेट्स भी बनाए गए। अब रेलवे गेट्स किस लिए बनाए गए थे बेटा, अभी भी आप लोग देख रहे होते हैं कि जब ट्रेन के आने का टाइम होता है तो 10 मिनट पहले जो है वो गेट बंद कर दिया जाता है ताकि कोई किसी जो पैसेंजर को कोई पर्सन जो इधर उधर मूव कर रहा होता है या कोई वो लोग इफ़ेक्ट ना हों। तो ये रेलवे गेट्स होते हैं। टाइम टेबल, अभी आप लोग जब जाते हो बहुत सारे बच्चों का ये एक्सपीरियंस हो रहा होगा एक दूसरे सिटीज़ में जाने का और रेलवे स्टेशन में जाने का एक्सपीरियंस होगा। तो वहाँ पे बाकायदा आपको टाइम टेबल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी ट्रेन जो है इस टाइम जाएगी और कौन सी ट्रेन का कौन सा टाइम टेबल है। तो ये चीज़ें जो है वो उसमें थी। These step the confidence of the people increased toward railway and they prefer to travel through train as they thought it's safe। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब कॉन्टिनेंट के ट्रेन में सफ़र करने लगे क्योंकि उनके ख्याल में ट्रेन में सफ़र करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा जो है उन्होंने रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की
सब कॉन्टिनेंट में उसके ऊपर कैनाल्स वगैरह, रिवर्स वगैरह के ऊपर ब्रिजेस बनाए, ठीक है, बस स्टैंड्स बनाए, वहाँ के बस स्टैंड में जो स्टाफ होता था उसको ट्रेन किया। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं वो ब्रिटिशर ने की। तो ये बेटा आज के लेक्चर में हमारे दो चीज़ें थी जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। वन इज सोशल रिफॉर्म इन हिंदू पाक सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के जो ये आपका आजकल टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम है, पोस्टेज सिस्टम है, रेलवे लाइन्स हैं, रोड्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ब्रिटिशर टाइम पीरियड पे जो है वो बनी गई हैं, जिससे आज हम भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ ब्रिटिशर के यहाँ रहने से हमें बहुत सारा नुकसान हुआ, वहाँ उनके रहने से और उनकी कुछ डेवलपमेंट से हम बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी हुए और हम उससे आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बेटा ये था। अब हम डायरी वर्क की तरफ जाते हैं। डायरी वर्क में इन टॉपिक से रिलेटेड हमारे कौन से क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम करते हैं। फिर जो है जी बेटा इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड है। हमारे डायरी वर्क है हमारा। डायरी वर्क में आपको जो काम मैं दे रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। एक क्वेश्चन आप लिख लेना नीट कॉपी पे, लेकिन ये दोनों जो है वो रफ कॉपी पे राइट और लर्न कर देना, क्योंकि आप जब तक लिख के नहीं याद करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी जो स्टडीज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये आपको पता है कि बाद में ये तमाम चीज़ें आप लोगों को नहीं करवाई जाएंगी। आगे आपका फर्दर सिलेबस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो अपना स्टडी पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।